unity of command. I already told you that हेनरी फॉयल का कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी सराहा गया है और काफ़ी बड़ा चढ़ा के उसके बारे में बताया गया। और हेनरी फॉयल के कंट्रीब्यूशन को आप भूलिए मत। और हमारी मैनेजमेंट के इस पूरे बुक में सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी गई है वो हेनरी फॉयल को दी गई। किसको दी गई बेटा? आप देख के उठा लीजिए। अभी अब तक हमने जो 3 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, तीनों के तीनों अगर अब हम अमल में लाएंगे तो बहुत इंसान अगर किसी जगह मैनेजर बन के काम करेगा तो उसके मैनेजमेंट की स्किल्स में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। क्योंकि मैं अथॉरिटी हूँ लेकिन मुझे साथ में यही पता है कि मैं खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं खुद डिसिप्लिन होना चाहिए और मैं डिवीजन ऑफ लेबर करूँगा। मुझे परखना चाहिए कि मेरे एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स में किस में कौन सा एबिलिटी और टैलेंट है। तो ये उसूल है, इन उसूलों पे अमल करने की कोशिश करिए। समझ आ रही है बात? अच्छा जी। तो अब अगला क्या आ रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में सुनिए ज़रा, नोट्स तो हम प्रोवाइड करें ना टाइम बाई टाइम, तो सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड में बोल रहा है बेटा, बोल रहा है वन सबऑर्डिनेट, लिखिए मत, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव orders from one superior only। ध्यान से समझना, एक सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर मिलेगा वो एक सुपीरियर से मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? मैं जो ऑर्डर रिसीव करूंगा मेरा एक बॉस होना चाहिए जिससे मुझे ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। साथ में कहता है इफ ए सबऑर्डिनेट, अगर एक सबऑर्डिनेट रिसीव करेगा ऑर्डर्स फ्रॉम 2 सुपीरियर्स, अगर एक सबऑर्डिनेट ऑर्डर रिसीव कर रहा है कितनों से? हाँ, ही मे कंफ्यूज्ड, क्या हो जाएगा? और बताओ वर्क एफिशिएंसी रहेगी, वर्क फेलियर हो जाएगा। तो क्या सीखा आपने? क्या सीखा इस प्रिंसिपल के हिसाब से? क्या सीखा? एक सबऑर्डिनेट मातहत होना चाहिए एक सुपीरियर का। मसलन सेल्स डिपार्टमेंट में एक काम करता है जिसका नाम है ए, इसका जो एक सुपीरियर वो बोल रहा है कि आप 6% डिस्काउंट दीजिएगा जब आप माल बेचोगे। ऑर्डर आया, दूसरा सुपीरियर है वो बोल रहा है आप 12% दीजिए। किसका माने? 6 दे 12 दे, तो ना वो ये कर सकता है, तो हैंस वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर ऑर्डर किससे लेने हैं? एक से कि 2 से? कुछ समझ आ रहा है? कुछ ग्राफ हमने बनाया था, मैंने उसी दिन बोला था आपको बहुत जगह पे काम आएगा। मैंने बोला जब भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करते उसको डिवाइड करते, कल भी तो पढ़ा था। अरे बोले ना यार, तो बताओ ये डिपार्टमेंट क्या है? मान लो सेल्स डिपार्टमेंट, हाँ है ना? ये क्या है बेटा? परचेज डिपार्टमेंट। ये क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मानो, हाँ है ना? यहाँ पे काम करने वाले मान लो ये ए इसका हेड है, बी इसका हेड है, सी इसका हेड है, डी इसका हेड है। अच्छा, ये जो हेड आते हैं इनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। एम आई राइट? बोलो भाई। यहाँ डिपार्टमेंटल हेड्स भी बोलते हैं। और ये कौन सी लेवल में आते हैं? सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। याद है कि नहीं? तो यहाँ पे काम करने वाला है मान लो डी आ गया, यहाँ पे ई एफ जी और एच, आई जे के और एल, एम एन और पी, क्यू आर एस और टी, ये काम करने वाले हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इस एच की, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? तो इसका हेड कौन है? ऑर्डर किसे रिसीव करेगा? तो ये इसको ऑर्डर देना चाहिए। अब यहाँ से भी ऑर्डर आ रहा है तो क्या करेगा? उससे जो कमांड है ना वो छूट जाते हैं। तो यही बोला हेनरी फॉयल ने, यूनिटी ऑफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ आया? नोट करें जल्दी जल्दी। मुझे एक सबऑर्डिनेट एक हेड से ऑर्डर रिसीव करेगा, दूसरे से नहीं करेगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा? वो कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन में कभी कभार उसको कंफ्यूजन क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर क्या हो जाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे।
लेकिन इसमें एक नेगेटिव पहलू तो निकल रहा है, और वो नेगेटिव पहलू सुनिए, उस पर हेनरी फॉयल ने दूसरा प्रिंसिपल दिया। दूसरा मतलब 5वीं पे जो आ रहा है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। रिपीट करिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो सवाल क्या उठा, आप बोल रहे हैं कि एक सबऑर्डिनेट एक हेड से रिसीव करना चाहिए ऑर्डर, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे एक देखो, आप मान लो कभी बी एक सबऑर्डिनेट हेड है पर्सन डिपार्टमेंट का, इसको कुछ बोल रहा है तो इसकी मान ही नहीं रहा, तो इस तरह से एक डिपार्टमेंट एक अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो एक डिवाइड हो गया यहाँ से। अरे आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अरे बोलो यार। अमूमन आप देखिए कॉलेजेस में क्या होता है, कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, बच्चों जो कॉमर्स वाले होते हैं वो कॉमर्स टीचर्स को इज्जत देते हैं और उनकी सुनते हैं, जो मेडिकल वाले होते हैं उनकी तरफ देखते जा रहे हैं, उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन तो एक है ना। तो ऐसे जो डिपार्टमेंट करके जाते हैं, इससे थोड़ा क्या होता है, ये आपस में दूर दूर हो जाते हैं, और अगर ये दूर हो गए तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है। फिर ये एक नेगेटिव पहलू सामने आ गया, उस पर हेनरी फॉयल ने एक और प्रिंसिपल दिया, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या बोल रहा है, वन हेड एंड वन प्लान तो सही है, क्या होना चाहिए बोलो, वन हेड एंड वन प्लान एंड वन सबऑर्डिनेट। सर इसका मतलब हमको समझाए, बताओ मुझे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं? बोलिए ना, उनकी फंक्शंस क्या होती है? बोलिए ना, एक तरह की होती है कि डिफरेंट होती है? देखिए सेल्स का काम प्रोडक्शन काम से मुख्तलिफ है, परचेजिंग का काम मार्केटिंग काम से मुख्तलिफ है, और ये जो काम करने वाले इसमें मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फंक्शंस भी डिफरेंट तरीके से होती है कि नहीं होती है? अच्छा जी, अब इनका जो इसके लिए जो प्लान बनेगा वो प्लान ऑफ वन डिपार्टमेंट जो होना चाहिए, वो प्लान ऑफ जो अदर डिपार्टमेंट है उससे क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मतलब जो सेल्स की आप प्लानिंग करोगे वो परचेजिंग से क्वाइट डिफरेंट होनी चाहिए, और मार्केटिंग से भी, क्योंकि मार्केटिंग की जो प्लानिंग है वो अलग एस्पेक्ट्स पे होती है और सेल्स की प्लानिंग होती है वो, तो सिमिलरली प्रोडक्शन की प्लानिंग अलग एस्पेक्ट्स पे होती है। तो मैं कह सकता हूं डिपार्टमेंट्स डिफरेंट है, फंक्शंस डिफरेंट है, और प्लान्स भी साथ साथ में, बोले ना भाई, और ये प्लानिंग करेगा इसके लिए, प्लानिंग करेगा इसके लिए। अरे बात तो करो। लेकिन बात मुझे एक बताओ, जो सारा डिफरेंट आ रहा है इससे एक डिफरेंस क्रिएट हो रही नहीं हो रही? तो हेनरी फॉयल ने बोला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, लेकिन बताओ गोल क्या है? गोल डिफरेंट है कि एक है? तो ये सारा अलग ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो डायरेक्शन तो सबकी एक है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो बोला डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट, देयर फंक्शंस आर, their plans are different, their heads are different, but the direction is same, and that is to achieve the goal of organization, that is to achieve the goal of, और ये जो गोल एक है और यही सबको मिलाकर एक रखता है, that is called unity of direction. तो we can say that, बताए जरा, it means, ये छुआ को बोलो, it means functions are different, हाँ है ना, functions are and departments are different, है कि नहीं? डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट, और साथ में प्लान्स आर डिफरेंट, प्लान्स शुड बी डिफरेंट, बट द डायरेक्शन इज सेम, बट द डायरेक्शन इज सेम, दैट इज अचीव the common goal of organization. Is it clear? Yes, sir. That shows the unity of direction. Note. प्रॉब्लम समझ आई? प्रॉब्लम क्या दिखी यार? मार्केट में हम जैसे थोड़ी है बैठे लोग, तो जो ऑथर्स इसके अगेंस्ट में है, क्योंकि हर एक ऑथर कितना भी कंट्रीब्यूशन आसमान पे क्यों ना हो, कोई ना कोई लूपहोल तो रहता है, तो सामने आ जाते बोले यार ये क्या बोल रहे हो आप, वन हेड वन सुपीरियर, यहाँ पे क्या बोल रहे हो, एक सबऑर्डिनेट एक से ऑर्डर रिसीव करेगा, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें थोड़ा जो
यूनिटी है वो तो ब्रेक हो जा रही है। तो एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, बात तो करो, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। तो एफडब्ल्यू टेलर जैसे ऑथर्स की जो थ्योरी है वो बोले यार ये तो आप तो डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट करके करके कॉमर्स वाले अलग, मेडिकल वाले अलग जा रहे हैं। तो उम्मूमन देखिए कॉलेजेस में कॉमर्स मेडिकल वालों की लड़ाई नहीं होती, अरे बोलो यार, अलग जा रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सेम है। तो ऐसा ना हो, फिर हेनरी फॉयल को एक और प्रिंसिपल देना पड़ा, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समझ आ रहा है? नहीं, हाँ डिपार्टमेंट तो अलग है, फंक्शंस तो अलग है, प्लान्स भी अलग है, लेकिन जो टारगेट है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है। वो नहीं बोलते हम रिलीजन्स आर डिफरेंट बट द गोल इज सेम, बोलते हैं हमेशा से। तो वैसे डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट बट द गोल इज सेम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्रिंसिपल नंबर 6, चलिए, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। ये तो आपको वैसे भी पता है। देखो एम्प्लॉयज की सैलरी पे भी बात की इसने, इसको भी उसूल बनाया, सारी बातों पे बात कर रहे हैं, उसूल बना रहे हैं इसको भी। आप रेम्यूनरेशन तो समझो ना, सैलरी मतलब। तो ये बोल रहा है जो सैलरी आप प्रोवाइड करोगे, रेम्यूनरेशन जो प्रोवाइड करोगे, वो खाली सेटिस्फाई सबऑर्डिनेट्स के लिए ना हो, उससे मुतमईन हो जाएंगे सबऑर्डिनेट्स, इतना नहीं, आप भी मुतमईन होने चाहिए। देने वाला भी देने से मुतमईन होना चाहिए और लेने वाला भी लेने से मुतमईन होना चाहिए। कुछ बात समझ आ रही? तो यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है वो खाली किसकी, सबऑर्डिनेट की, मैनेजमेंट की भी, ऑर्गेनाइजेशन की भी। और बोल रहे आप उतनी सैलरी दीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है सैलरी उतनी दीजिए। कितनी? जो आपकी कैपेसिटी में आ रहा है उतनी सैलरी आप प्रोवाइड कर सकते। उससे ज़्यादा दोगे तो ऑब्वियसली वो तो खुश होंगे, लेकिन आपको तो नुकसान होगा। बोलिए ना बेटा। तो सैलरी क्या होनी चाहिए, जो सेटिस्फाई करे दोनों को, सबऑर्डिनेट को भी और मैनेजमेंट को भी। और सैलरी उतनी दीजिए जो आपकी विद इन द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द। बहुत बार जो ऑर्गेनाइजेशंस गिरे हैं उनका एक चांस ये भी है टू प्रोवाइड एनफ सैलरी टू द सबऑर्डिनेट्स, ये भी एक वजह बनी है। कभी कभी सैलरी ज़्यादा देते थे और एनालाइज नहीं करते थे उनकी परफॉर्मेंस उतनी है कि नहीं है, लेकिन उनको सैलरी खूब देते थे। लेकिन वो भी, उसका भी आपको थोड़ा तवज्जो रखना पड़ेगा। उनको सैलरी मिलनी चाहिए, हैंडसम सैलरी दीजिए, लेकिन आपकी कैपेसिटी में होनी चाहिए। कुछ समझ आ रहा है? तो एक और बना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन समझो ना, सैलरी और रेम्यूनरेशन क्या है? सैलरी को जब हम प्लस करते हैं, जो मिलते हैं प्लस क्या, जो इंसेंटिव्स मिलते हैं ये भी दीजिए उनको। तो ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं? रेम्यूनरेशन होती। बोलो भाई, रेम्यूनरेशन। अच्छा, इंसेंटिव से तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपने इंसेंटिव्स दिया, आप कभी क्या देते हैं, बोनस देते हैं, आप ट्रैवलिंग अलाउंसेस देते हैं, आप वर्क अलाउंसेस देते हैं। तो बहुत सारे किस्म के जो आप इंसेंटिव्स मिलाकर देते हैं, उनको मिलाकर सैलरी प्लस वो बन जाता है हमारा रेम्यूनरेशन। सही है बात? और कुछ बोनस नहीं है कि आप डायरेक्ट देते हैं उनको कैश में, कुछ बोनसेस आते हैं जो अदर बेनिफिट्स आते हैं, कैरियर प्रमोशंस में आ जाते हैं। अरे बोलो यार, कैरियर प्लानिंग में उनके आ जाते हैं। आप इतना काम करो, अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी है तो हम आपकी प्रमोशन कर देंगे। तो उस लालच में भी लोग फिर अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं उनके पास इस जैसे क्राइटेरियाज बहुत सारे होते हैं। तो वो पहले रखते हैं अगर आपकी वर्क परफॉर्मेंस हमारे इस मार्क को टच करेगी तो आपकी जो प्रमोशन है वो खूब कर देंगे, अगर बिलो रहेगी तो आपके साथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स दी जाएंगे। तो लोग इस मार्क को टच करने के लिए खूब मेहनत करते हैं, करते कि नहीं करते? और प्राइवेटाइजेशन में तो ज़्यादा ही है। प्राइवेटाइजेशन में एक्सपीरियंस कम और वर्क परफॉर्मेंस ज़्यादा होनी चाहिए। मसलन वहाँ पे किसी को ज़्यादा प्रमोशन हो सकती है जो बाद में आया, और जो पिछले सालों साल से काम कर रहा है उसकी प्रमोशन होती है, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस को देख के प्रमोशन दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है, सो सैलरी शुड बी, दैट मीन्स रेम्यूनरेशन शुड बी आल्सो एन इम्पॉर्टेंट aspect of the organization, and this should be also discussed, and it should be that much which satisfies the both subordinates as well as, and one thing you must kept in mind, that is it should be within the capacity of the organization। किसके अंदर में होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के कैपेसिटी में होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अच्छे से समझ में आया? इतना काफ़ी है। थैंक यू बेटा। कल हम 4 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, आज 3 पढ़े, कल 3 और कल
फिर आएंगे 4, वो नेक्स्ट डे। अभी 2 दिन का टॉपिक है अभी।